स्टूडेंट्स, आज हम रेफरेंस राइटिंग जो है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर इन अ बुक के बारे में पढ़ा था और देखा था कि किस तरीके से एडिटेड बुक में जो है वो रेफरेंस लिखा जाता है। और मैंने बड़ी डिटेल से आपको उस दिन करके दिखाया कि चैप्टर के बंदे का पहले तो ये कि आपको ये क्लास लेने से पहले पता होना चाहिए कि ऑथर्ड बुक और एडिटेड बुक में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर लाजमी एक बार देख लें। और इसके अंदर जनरल बातें जो काम की थी, जो मैं रिवाइज जस्ट कर रहा हूँ, वो ये थी कि ये सबसे मुश्किल और ट्रिकी पार्ट है इसमें रेफरेंस राइटिंग में, कि बुक का चैप्टर, किसी चैप्टर का रेफरेंस लिखना। और चैप्टर से मुराद वो है कि वो चैप्टर जो किसी बंदे ने लिखा हो। एक तो वो है कि पूरी किताब ही एक शख्स ने लिखी है, वो तो ऑथर्ड बुक हो जाएगी। एक है कि एक किताब के 13 चैप्टर है और हर चैप्टर किसी खास बंदे ने लिखा हुआ है, तो वो एडिटेड बुक कहलाती है और उसका रेफरेंस लिखने का खास तरीका है। और लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में बात की थी। तो उसमें ये देखें, सबसे पहले तो वो बंदे जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा, उनका नाम लिखा, तरीका पहले बता चुका हूँ इसलिए मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ईयर उसके बाद लिखा, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर का नाम यहाँ पर देखें तो सिर्फ पहला लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है यही कैपिटल है, बाकी सारे के सारे जो है छोटे हैं। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है टाइटल टाइटल फॉर्म। टाइटल फॉर्म में क्या होता है कि आप फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। आप हर वर्ड का पहला लेटर जो है उसको बड़ा कर देते हैं। दूसरा होता है सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म जो है वो ये आपके सामने जो लिखी नजर आ रही है आपको, ये सेंटेंस फॉर्म है। सेंटेंस फॉर्म में सिर्फ पहला लेटर पहले वर्ड का बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। तो चैप्टर का नाम आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने छोटा पी डाल के और उसके पेज नंबर लिखे चैप्टर के, टोटल कितने थे। इन यहाँ गलत है लिखा हुआ है, इनको आपने टैलिक में लिखना है, थोड़ा तिरछा करके लिखना है इन, और उसके बाद दो नुक्ते लगाने हैं। उसके बाद फिर आर डी मंसन, ये उस किताब का एडिटर है जिसने ये किताब लिखी है, इसका एडिटर का नाम। और एडिटर के आगे ये हमने पढ़ा था कि छोटा ई और छोटा डी, दैट इज द सिंबल ऑफ एडिटर। यहीं पर एक और सिंबल भी मैंने आपको बताई थी कि अगर कैपिटल ई और स्मॉल डी लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड एडिशन। तो एडिशन में और एडिटर में फर्क है। तो अगर किताब का भी पहले एडिशन चल रहा है और इसमें नए एडिशन नहीं आए, तो आप सिंपल बस ये फिर इसका एडिटर का नाम लिखा, उसके बाद किताब का नाम लिखा, पोटासियम इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर थोड़ी ना कंफ्यूजन है, ये इसने यहाँ पर थोड़ी गलती की हुई है। आमतौर पे जो बुक का आगे टाइटल लिखा जाएगा ये वाला, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टाइटल केस, मीन्स टू से कि इसमें ये पोटासियम के बाद एग्रीकल्चर का ए बड़ा होगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। इसी तरह ये नीचे देखें, यहाँ पर ये वाला ये टाइटल ये ठीक है, हेलोफाइट्स एंड बायोसेलाइन एग्रीकल्चर, ये टाइटल ठीक है, ये उसने टाइटल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये टाइटल फॉर्म में, किताब का जो नाम है वो टाइटल फॉर्म में है, जबकि जो चैप्टर का नाम है वो सेंटेंस फॉर्म में है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद एडिटर एडिशन का आपको पता होना चाहिए। और आखिर में पब्लिशिंग एजेंसी, जैसे हमेशा से हम लिखते आए हैं कि पहले उसका एजेंसी का नाम लिखा, उसके बाद उसके शहर का नाम लिखा, अगर कोई उसका सूबा है या कोई प्रोविंस है वो लिखा, और एंड पे उसका कंट्री मेंशन कर दिया, तो वो उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में बातें कर चुके हैं, इसलिए मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर रहा था इन चीजों को। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है जी, कि अब प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। प्रोसीडिंग्स के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं कि किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई, कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ी बहस हो चुकी है। पहले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो गैदर होती है। यूजुअली वी कोलैबोरेट विद वन अनदर, we will decide a venue and we will come together there, और वहां पर हम बैठकर एक टी ब्रेक के ऊपर या वैसे जस्ट आपस में क्रॉस कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में ख्यालात का इजहार करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं कॉन्फ्रेंस में, उसमें ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप ओरली अपने पेपर्स पढ़ के बताते हैं। उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप पोस्टर्स अपने पब्लिश करके दिखाते हैं वहां पे लगा के कि जनाब ये मैं काम कर रहा हूँ, और डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उसको पढ़ते हैं। ये कॉन्फ्रेंस का नाम होता है। उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है ना, तो इसके बाद इसकी प्रोसीडिंग्स, वैसे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वो आपसे एब्स्ट्रैक्ट मंगवाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इनविटेशन जब भेजना होता है ना, तो इनविटेशन के साथ वो कहते हैं अगर आप अपना कोई काम इस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना चाहते हैं तो हमें अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजें, हम इस एब्स्ट्रैक्ट को देखकर
तो आपको बताएंगे कि आपको इनवाइट करना है कि नहीं। तो सारी दुनिया से एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इसको रिसीव होते हैं, ये इसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं और कुछ लोगों को फिर कॉल करते हैं जिनको ये समझते हैं कि ये हमारे बेहतर हैं, ये हमारे लिहाज से हमारी कॉन्फ्रेंस के जीनत बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो जो बंदे जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो या तो ओरल प्रेजेंटेशन देंगे या पोस्टर देंगे, और उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली हो जाएगी तो फिर इन तमाम पेपर्स के मजमूए को एक फॉर्म में एक किताब की शक्ल में छापा जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसीडिंग। इसको प्रोसीडिंग बोला जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की तमाम जो एक्टिविटीज हैं उनको एक बुक की शक्ल में पब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग भी एक तरीके से कॉन्फ्रेंस की तरह की ये चैप्टर इन अ बुक की तरह ही होती है। इसमें कॉन्फ्रेंस का ऊपर किताब काफी बड़ी सारी होती है, इसके अंदर ऊपर कॉन्फ्रेंस का नाम लिखा होता है और उसके अंदर फिर डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हर हेडिंग जो है वो एक अलग अलग पेपर की होती है। पूरे पूरे पेपर जो है वो चैप्टर वाइज उसमें छापे गए होते हैं, जिस तरह हमने पीछे भी चैप्टर की बात की है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपने किसी प्रोसीडिंग्स की बात करनी है या किसी प्रोसीडिंग की आप बात करेंगे तो उसके अंदर अब आप क्या करेंगे वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये ऊपर से ही ले लेते हैं, यहीं से। तो ये देखिए, इसमें वही चीजें जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए वैसे ही ऑलमोस्ट इसमें भी चलेंगी। सबसे पहले नाम लिखा कैरिगन MI एंड C.टोकन एंड आई थिंक अभी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कॉमा क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगा, क्योंकि एंड के साथ जोड़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात हो चुकी है। यहाँ पर एक गलती है इस रेफरेंस में। वो क्या है कि टोकन के बाद यहाँ पे एक डॉट लगना था जो कि इसने नहीं लगाया, तो डॉट लगना था, डॉट लगाया। उसके बाद 1996 ईयर लिखा। ये लिखने के बाद यू विल राइट द टाइटल ऑफ हिज पेपर, उसके रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा। ये उसने वो पेपर था जो कि वहां पे पब्लिश किया। इसका पेज नंबर लिखा बिल्कुल वैसे जैसे वो किताब का हम कर रहे थे। उसके आगे इन लिखा और यहाँ पे फिर गलती की हुई है, इन के बाद दो नुक्ते लगने हैं, इन के बाद ये उसका आ गया और यहाँ पर फिर गलती है, ये वाली एटाल कभी नहीं इस्तेमाल होता इसमें, इसमें पूरा वर्ड इस्तेमाल होना है। ये पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बड़ी इसमें मिस्टेक्स हैं इस किताब के अंदर। तो इसके अंदर एस लिंकर्ड, अगर इसके आगे कोई और नाम भी हैं तो कॉमा लगा के वो भी ऐड करें। जैसे मैं अभी फर्ज कीजिए इसी किताब से ऐड कर, अभी जो हमारे साथ क्लास पढ़ रहे हैं इन्हीं के नाम ऐड करके आपको दिखाता हूँ। फर्ज कीजिए मोहम्मद मुजाहिद है तो हम लिखेंगे कॉमा M.मुजाहिद। ठीक है, MUJAHID मुजाहिद एंड देन अगेन वी विल ऐड कॉमा। लेकिन अगर सिर्फ ये 3 बंदे हैं, मुजाहिद के बाद आखिरी बंदा ही है, तो फिर कॉमा नहीं लगेगा एंड। और मैं कहता हूँ कि फर्ज कीजिए तीसरा बंदा है अब्दुल रहीम एंड दैट इज A.रहीम। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे ऑथर, जिसके एंड पे आके अब कोई डॉट या कोई कॉमा नहीं लगेगा, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे EDS और फिर डॉट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर एक बाहर डॉट लगाना चाहते हैं लगा लें, वैसे नहीं लगता। तो ये एडिटर्स आ जाएंगे, एटाल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या है जो चेंज यहाँ पे हुआ वो क्या है कि वहां पर था किताब का टाइटल, यहाँ पर आएगा उसका जो प्रोसीडिंग का टाइटल है। अब वो अगर उस प्रोसीडिंग का टाइटल में ये लिखा हुआ है ना कि प्रोसीडिंग्स ऑफ 5th इंटरनेशनल बार्ले जेनेटिक सिंपोजियम, तो फिर आप ये लिखेंगे। और ये आमतौर पे एब्रीविएट नहीं करते, अगर तो एब्रीविएट उसने वो रजिस्टर्ड उसका शॉर्ट नेम है तो फिर एब्रीविएट हो जाएगा, खुद से एब्रीविएट नहीं करना आपने कि जनाब ये इंटरनेशनल को मैं INT कर दूं, प्रोसीडिंग को मैं PROC कर दूं, ऐसे नहीं है। कुछ नाम है जो लॉन्ग नेम तो हर चीज के एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब कि मोहम्मद मुजाहिद है, मोहम्मद मुजाहिद पूरा लिखा जाएगा। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में कह लीजिए कि बाद में फर्ज उसने कहीं रजिस्टर करवाया हुआ अपना छोटा नाम भी किसी जर्नल में और वो ऑफिशियली उस नाम से जानी जाती है, तो फिर आप उसका शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अदरवाइज आप लॉन्ग नेम ही लेकर चलेंगे, अगर खुद से शॉर्ट नेम नहीं बनाना। अगर उसने खुद प्रोसीडिंग में ये नाम लिखा हुआ तो डेफिनेटली ये उनका रजिस्टर्ड नेम है, इसको लेकर चलेंगे। अगर नहीं उन्होंने पूरा लिखा था प्रोसीडिंग्स ऑफ 5th इंटरनेशनल बार्ले एंड जेनेटिक सिंपोजियम, तो फिर आप वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ था। वॉल्यूम 2 उसका दूसरा वॉल्यूम चल रहा है, ये अगर लिखा है उसके साथ तो ठीक है, नहीं लिखा तो अगर पहला ही है तो बस ये लिख के आगे कॉमा, ये डॉट नहीं लगना, डॉट तो एब्रिविएशन का है ना, तो आपने पूरा नाम लिखा तो डॉट लगेगा ही नहीं, कॉमा कॉमा लगा के वॉल्यूम अगर देना चाहते हैं वॉल्यूम दें, अगर नहीं है तो फिर ये कॉमे की बजाय यहाँ पर डॉट लग जाएगा, फिनिश हो जाएगी बात। आगे किस यूनिवर्सिटी में हुआ वो बताएं। ये उसने बताया कि जी फलां यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसके डिपार्टमेंट ये एक्सटेंस ये इस वाले प्रेस ने इसको पब्लिश किया है, ये प्रेस का नाम है एक्चुअली जिसने उसकी किताब पब्लिश की है।
और ये जनाब उसका कनाडा में ये जो है ना ये प्रेस एग्जिस्ट करती है, सैस्केटन SK कनाडा, ठीक है ना। तो ये जस्ट वैसे ही है, अगर आप इसको गौर से देखें कि ये जैसे हमने ऊपर भी पढ़ के आए थे ना चैप्टर इन अ बुक, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। सिर्फ बस प्रोसीडिंग में क्या हुआ है कि प्रोसीडिंग का ऑथर लिख दिया, उसका एडिटर डाला, उसके बाद प्रोसीडिंग का नाम डाला, वॉल्यूम अगर है वहां पर, अगर आप पिछले वाले को मैं रिवाइज करूं तो वहां पर यहाँ पर एडिशन की टाइप आ जाती थी कि अगर वहां पर एडिशन एग्जिस्ट करता है, एडिशन फिफ्थ है, या यहाँ पर अगर फिफ्थ एडिशन फर्ज कीजिए, तो दिस इज फिफ्थ एडिशन ED, दिस विल बी देयर, अगर ये बुक का रेफरेंस होता। तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम चल रहा था तो उसने वॉल्यूम का नाम लिख के और ये 2 लगा दिए। इस तरह एक और रेफरेंस नीचे देख लेते हैं, ये देखें इधर ये साइंसदान है जिन्होंने इस ईयर में ये पेपर पब्लिश किया डबल क्रॉपिंग पर, ये पेज नंबर है उस पेपर के, इन के आगे 2 नुक्ते लगने थे, इन, और इटैलिक में लिखा जाना जैसे लिखा हुआ ठीक है। आर शिबल्स एडिटर अकेला है इसलिए ED लिखा है, S नहीं लगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ वर्ल्ड सोयाबीन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ये भी वही बात के एब्रीवेशन उन्होंने इस्तेमाल किया था तो आपने एब्रीवेशन इस्तेमाल कर लिया, अगर ना होता तो पूरा नाम ही लिखते। अच्छा, एम्स ये उसके साथ ही कहीं जुड़ा हुआ है। आगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये डेट मेंशन की है कि कब हुई है ये कॉन्फ्रेंस, 12 से 17 अगस्त 1984। अब यहाँ पर देखें ये 2 डेट्स आ गई आपके पास। 1984 अगस्त 1984 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन इसकी जो पब्लिकेशन जो प्रिंटेड फॉर्म में दस्तयाब हुई है वो 1985 में हुई है, ठीक है। तो 1985 जो है वो ऊपर लिख रहे हैं किताब के हवाले के अंदर, और जो कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, कॉन्फ्रेंस के आगे कॉन्फ्रेंस की डेट लिख दी कि 1984 में हुआ। आगे किसने ये छापी है किताब, वो उसके प्रेस का नाम लिख दिया, और ये USA में एग्जिस्ट करती है ये लिख दिया। तो ये दूसरा कॉन्फ्रेंस का हमारा रेफरेंस हो गया। मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, नीचे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, ये वाली करते हैं दिस वन। ये देखें क्लॉजर क्लॉसनर SD डॉट डॉट के बाद कोई कॉमा नहीं लगा क्योंकि एक ही नाम था 1993 डॉट, ये उसका पेपर का टाइटल आ गया सारा। इनके बाद 2 नुक्ते, प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉर्नेल न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस फॉर फीड मैन्युफैक्चरर्स, जो उन्होंने एप्लीकेशन किए थे वो हमने कर दिए, जो नहीं किए वो हमने नहीं किए। आगे क्या लिखा है, डेट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस वो क्या थी, 19 to 21 अक्टूबर 1993। अब इसमें 1993 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ 1993 आ रहा है, मतलब जब कॉन्फ्रेंस हुई उसी वक्त उसका वो प्रोसीडिंग भी साथ ही पब्लिश होगी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है और ये USA में एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रेस ही हो जिसने उसको पब्लिश करना है, यूनिवर्सिटीज भी प्रोसीडिंग को पब्लिश करवाती है। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुई थी और उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, USA में एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई प्रोसीडिंग्स की, आई होप आपको समझ लग गई होंगी। उसके बाद नीचे आ जाए, अब जो आपके लिहाज से एक बहुत अहम बात है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज हाउ टू राइट द रेफरेंस ऑफ अ डिसर्टेशन और थीसिस, ठीक है। अपने थीसिस का आपने कैसे रेफरेंस लिखना है, किसी बच्चे के थीसिस का, बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं, देखें बच्चे का नाम लिखा, फर्ज करें कि हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास अली हुसनैन क्लास पढ़ रहा है, अली हुसनैन MSc करता है और ये थीसिस पब्लिश करता है, तो अली हुसनैन का नाम लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा हुसनैन, पहला नाम उल्टा करके लिखते हैं ना, हुसनैन कॉमा A डॉट एंड दैट्स इट, हुसनैन अली, ठीक है। आगे 1986 पर अगर हम कहते हैं हुसनैन ने 2020 में काम किया, ओके 2020 डॉट, इसके थीसिस का पूरा टाइटल लिखेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, लेकिन देखें सेंटेंस केस में लिखा जा रहा है, जो मैं आपको बार बार बात बताता हूँ। साइंटिफिक नेम जो है वो कैपिटल में, ये साइंटिफिक नेम है और ये भी साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम का अपना एक फॉर्मेट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें सेंटेंस केस में। उसके बाद सिर्फ क्या लिखा, उसके आगे लिखा MSc थीसिस, अगर ये PhD का काम होता है उसने का तो यहाँ पे लिखा जाता PhD थीसिस, अभी MSc का है तो MSc, या अगर MS अकेला है तो फिर MS थीसिस। वैसे हमारे जगह पर जो आपकी डिग्री का टाइटल है दैट इज MSc, C छोटा है और आगे फिर थीसिस, आप ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई MS के साथ डिग्री चल रही है तो फिर MS थीसिस लिखा जाएगा। अच्छा, किस डिपार्टमेंट का है, फर्स्ट कीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का है या UF सब कैंपस पूरे वाला का है, जिसका भी है उसका आप नाम लिखें डिपार्टमेंट का, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ है, ये फलान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है। मतलब अगर अली हुसनैन की बात करें, अली हुसनैन का थीसिस अगर यहाँ सब कैंपस बुरे वाला में पढ़ा होता लाइब्रेरी में, तो हम कहते हैं इसका ये अली हुसनैन का हुसनैन A 2020 और इसका जो भी टाइटल था वो लिखने के बाद आगे लिखते हैं MSc थीसिस,
UAF सब कैंपस बुरे वाला, ठीक है, या सब कैंपस बुरे वाला भी अकेला लिखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान, दैट्स इट। यूनिवर्सिटी का आखिर में पूरा नाम हमने डाल दिया, जिससे पता चल गया कि सब कैंपस किस चीज का है। ठीक हो गया ना। तो ये डिसर्टेशन के हवाले से भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नीचे और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। पीएचडी थीसिस की एग्जांपल दी है फैसलाबाद पाकिस्तान की, देख लें, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की, मुर्तजा जी के नाम से उसने कोई थीसिस पब्लिश किया, उसका नाम दिया हुआ है। तो ये आपने यहाँ से ये भी पढ़ लेनी है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगी होंगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से चीजें कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज जो इसमें पढ़ानी है आपको आज, वो ये है मिसलेनियस में बात चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब आपको डाटा पूरा नहीं मिलता। एनोनिमस का तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके लिए मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा एक गवर्नमेंट का था वो, लेट मी शो यू वेयर इज दैट गवर्नमेंट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का रेफरेंस कैसे लिखना है, आपने वेबसाइट से कोई चीज कॉपी की है, कोई चीज आपने वेबसाइट से कॉपी किया और आपके लेवल पर ये बहुत अहम चीज है, आप अक्सर वेबसाइट से चीजें उठाते हैं, तो उसका रेफरेंस कैसे लिख सकते हैं। तो उसका रेफरेंस ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो वो आर्टिकल अगर किसी बंदे ने लिखा है तो उस बंदे का नाम लिखें। अगर आपको वो बंदे का नाम नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एनोनिमस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। एनोनिमस का वर्ड आपको मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि एनोनिमस इस्तेमाल होता है उस जगह पर जहां पर हमें बंदे का नाम ना पता होगा किसने इसको लिखा है। तो एनोनिमस, आगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब ये भी कहाँ से मिलेगा, आमतौर पे हर वेबसाइट के नीचे किसी भी आप यूआरएल को खोले ना, अगर कोई भी यूआरएल आप खोले तो उसके नीचे मैं आपको एक अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। लेट मी शो यू व्हाट आई मेंट फ्रॉम इट, लेट मी सी, एक मिनट, सिर्फ आपको दिखाने के लिए शेयर इट। फर्ज कीजिए हम यूएफ की वेबसाइट ही खोलते हैं, ठीक है ना, यूएफ लिखा, कोई भी जो भी खुल के हमारे सामने, एनीथिंग, कुछ भी खुल जाए, ये खोली। तो आप कोई भी यूआरएल जब खोलेंगे, आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, उसमें आप देखें, अगर आपको आर्टिकल यहाँ से लेते हैं, जैसे ये वीसी साहब का मैसेज से ही आपको चीज निकालते हैं और उनका नाम नहीं पता, या अव्वल तो यहाँ पर तो वीसी का नाम पता है ना कि वीसी मैसेज है, तो वीसी नहीं किया होगा। अगर वैसे आपको खबर लगी हुई है और आपको नहीं पता किसने लगाई है, नीचे देखें सबसे, तो ये आपको नजर आ रहा है 2020 यूनिवर्सिटी फैकल्टी फैसलाबाद। ये यहाँ से आप वो ये उठा सकते हैं कि ये जब वेबसाइट अपडेट हुई है, लास्ट टाइम ये 2020 में अपडेट हुई है, कॉपीराइटेड हुई है 2020 में। तो अगर आपको ईयर एग्जैक्ट ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, जैसा कि अखबार में अक्सर होता है, मैं डॉन की आर्टिकल निकालता हूँ, डॉन की पेपर निकालता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, डॉन के जो अखबार की पब्लिकेशंस हैं उनमें तो बाकायदा न्यूज खबर के साथ चलती हैं। ये देखें, जैसे ये है, कोई एक खबर मैंने खोल लिया आपके लिए और जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं स्क्रीन शेयर जरा कर दूं आपके सामने ताकि आपको नजर आ जाए। ये रही शेयर, ये खबर आ गई जी, कोई भी आ गई, ठीक है। पीएम ऑर्डर स्पेशल बॉडी टू ओवरसी बॉर्डर मैनेजमेंट, ओके डन। किसने कही है, सैयद इरफान रजा ने ये रिपोर्ट की है। तो अगर आपने इसका हवाला देना तो फिर आप इस बंदे का नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रजा कॉमा S.I, फिर आगे फिर डॉट लगाएंगे, सैयद इरफान रजा। और इसके अंदर फिर ये सारी खबर पढ़ने के बाद ये कब का अखबार है ये देखना जरूरी है। इसमें ये खबर मैंने अलग से खोली थी, इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं ये आपको दिखाऊं वो जगह जहां से मैंने ये की थी, एक मिनट सॉरी, लेट मी शो यू शेयर। तो ये अखबार, ये देखें ऊपर लिखा आ रहा है किस दिन का अखबार है ये, ठीक है ना, 1 दिसंबर 2020 का ये अखबार है। तो आप इसका हवाला देंगे 2020 का, ठीक हो गया ना। तो अगर तो आपको एग्जैक्ट डेट्स मिल जाती हैं आप वो लेकर चलेंगे, अगर नहीं मिलती तो मैंने आपको उसका तरीका बताया कि सबसे नीचे उन वेबसाइट्स में जहां पे और कुछ नहीं, वहां पे नीचे यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कॉपीराइट 2020 डाउन, ये आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डेट नहीं मिलती। तो यहाँ पर अब हम वापस अपनी जगह पर आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रेफरेंस में। अगर आप ऑनलाइन रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसमें अब आप क्या करेंगे, ये देखें जी, उस बंदे का नाम लिखा सबसे पहले, जो भी था, 2-3 बंदे थे, ईयर लिखा, उस खबर का हवाला दिखा, जो खबर लिखी हुई थी उस खबर की पूरी लाइन लिखी। अब यहाँ से बहुत और सी चीजें सुन लेनी है। उसके बाद ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट डालनी है और इसके अंदर लिखना है ऑनलाइन, ऑनलाइन जैसे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, डॉट लगाना है। और उसके बाद अगर तो वो वेबसाइट का कह लीजिए कि उस डेट लिखी हुई मेंशन है कि
किस दिन की अखबार है तो वो भी मेंशन करें, अदरवाइज ये सारा काट दें। आप लिखें अवेलेबल एट और उसके आगे ये सारा यूआरएल कॉपी कर दें, दैट्स इट। बस इतनी सी बात करनी है। अवेलेबल एट ये नीचे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है अवेलेबल एट www फ्ला फ्ला फ्ला, जो इसको क्लिक करेगा वो उस खबर पे पहुंच जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि उसका कोई डेट स्पेसिफिक न्यूज है, जैसे डान के आर्टिकल में हर रोज नया अखबार चढ़ा होता है उसकी वेबसाइट पर, तो उसमें फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये किस दिन का अखबार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर जनरल कोई वेबसाइट है जिसमें डेट मेंशन नहीं है तो बस फिर आप जस्ट अवेलेबल एट फ्ला 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 एंड दैट्स इट, उतनी भी लिख दें तो काफी है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, आगे इसमें एक और चीज जो बतानी है, ये देखें, एक ये भी अहम है आपके हवाले से, खास तौर पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के हवाले से। ये नेशनल एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक सर्विस है, जिससे उसने डाटा उठाया, क्रॉप कंट्री डाटा, ठीक है। और वो उसका हवाला दे रहा है। अब वो देखें उसने कैसे दिया, उसने कहा नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक सर्विस, पूरा नाम लिखा है, ठीक है, NASS। आगे 1997 क्रॉप कंट्री डाटा ब्रैकेट में ऑनलाइन अवेलेबल एट फ्ला 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 फ्ला। और ये ब्रैकेट में डालना वेरीफाइड एट, मैं वैसे पहले डालता था लेकिन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है अगर आप इसको डाल दें कि आपने ये खबर कब उठाई, आपने इसको कब उठाया। ये भी तो हो सकता है कि आपने 2005 में ये रेफरेंस दिया हो और आज 2020 में कोई शख्स कहे कि देखें जी ये अहमद मुजाहिद ने जो है रेफरेंस गलत दिया हुआ, तो मुजाहिद कहे कि जब मैंने 2005 में ये रेफरेंस उठाया था तब ये वेबसाइट काम कर रही थी, अब ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। तो ये आपको एक्चुअली सेफ एज पर रखने के लिए होता है कि मैंने इसको वेरीफाई किया है 30 नवंबर 1998 में। मतलब 1 साल के बाद, ठीक है ना। तो ये जनरल बातें होगी जी यहाँ तक। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, हमारा रेफरेंस वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रेफरेंस, वो बच्चों को अक्सर नहीं पता चलता, वो ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए तो मैं आपको उसका एक हवाला दे दूँ। बाकी हर चीज हमने पढ़ ली है एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। रेफरेंस राइटिंग एक बहुत अहम चीज है, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं वैसे आपको कुछ रेफरेंस दूंगा लिखने को, हम क्लास प्रैक्टिस करेंगे इसकी एंड आई होप कि आप उसमें कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। लेट मी सी व्हाट डू वी हैव, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिवेरीज डाउन इन नेशनल एग्रीकल्चर। अच्छा खैर चले मैं बता देता हूँ, छोड़े। अगर कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रेफरेंस है, उसको आप एब्रीवेट करके GOP लिख सकते हैं, GOP.2019 ये लिखा जा सकता है। FAO की वेबसाइट से आप कुछ चीज उठाते हैं, उसको एक उसका अपना एक नाम चलता है FAO का, तो FAO का नाम आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, वो एक खास एब्रिविएशन के साथ चलता है, उसका एक मतलब जिन चीजों के स्पेसिफिक शॉर्ट नेम एग्जिस्ट करते हैं, आप उनके शॉर्ट नेम लेकर चल सकते हैं उनके फर्स्ट नेम के तौर पे। जैसे भी हमने ऊपर पढ़ के आए थे ना, वो उसने नेशनल एग्रीकल्चर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से एक बार। तो यहाँ पर ये देखें, उसने पूरा नाम लिखा था नेशनल एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक सर्विस, तो इसका शॉर्ट नेम एग्जिस्ट नहीं करता था एक्चुअली। अगर इसका शॉर्ट नेम एग्जिस्ट करता होता तो वो यहाँ पे फिर लिख देता कि NASS, वो पता होता है कि जैसे नासा की बात करते हैं NAS से नासा। अब नासा इज एन एब्रिविएशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्योंकि वो एक वेल रिनाउंड शॉर्ट नेम है, तो आप अगर नासा को भी कोट कर दें सिंपल ऐसे लिख के तो ये भी चल जाता है, बजाय इसके कि आप नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल और वो उसका पूरे का पूरा नाम लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये जनरल बातें थी आज के लेक्चर के हवाले से। आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं।